दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वैल्यू ऑफ पोजीशन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? वैल्यू का मतलब होता है कद्र करना या फिर महत्व। पोजीशन का मतलब स्थिति। द वैल्यू ऑफ पोजीशन क्या मतलब हुआ? स्थिति का महत्व। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a shepherd had left his sheep free in his house and went away। क्या मतलब हुआ? Once a shepherd had left his sheep। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना, और ऐसे वाक्यों में हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। दोस्तों, लीव, LEAVE, लीव का मतलब होता है छोड़ देना, और थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। तो आप इसे ज़रूर नोट कर लें। उसके कई सारे मतलब हैं। लीव का मतलब निकलना, किसी जगह स्थान के लिए रवाना होना या फिर छोड़ देना। तो यहाँ पर इसे थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। लीव की थर्ड फॉर्म में लेफ्ट। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार। अ शेफर्ड, दोस्तों शेफर्ड का मतलब होता है पशु चराने वाला, जिसको चरवाहा या फिर गडेरिया भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक बार एक चरवाहे ने हैड लेफ्ट हिज शीप, अपनी शीप को, शीप मतलब भेड़ को, फ्री मतलब कि आज़ाद, खुला छोड़ दिया, इन हिज हाउस, अपने घर में, एंड वेंट अवे, और चला गया। और दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ऐसे वाक्यों में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो पूरी तरह से इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि वंस अ शेफर्ड हैड लेफ्ट हिज शीप फ्री इन हिज हाउस एंड वेंट अवे। एक बार एक चरवाहे ने अपनी भेड़ को अपने घर में आज़ाद, खुला छोड़ दिया, एंड वेंट अवे, और चला गया। द शीप इंजॉयड द फ्रीडम। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। इंजॉय का मतलब आनंद करना, सेकंड फॉर्म इंजॉयड। शीप मतलब कि भेड़ ने फ्रीडम का, इस आज़ादी का, स्वतंत्रता का आनंद लिया। शी रोम्ड हेयर एंड देयर इन द हाउस। रोम का मतलब घूमना, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। रोम का मतलब घूमना, और सेकंड फॉर्म है ये। शी रोम्ड हेयर एंड देयर इन द हाउस फ्रीली। और दोस्तों, फ्रीली एक एडवर्ब है। और देखिए एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए। और इसको कैसे बनाया जाता है? एडजेक्टिव के साथ ly जोड़ के इसको बनाया जाता है। तो यदि आप इसको सिर्फ फ्री के यहाँ तक रखेंगे, फ्री, तो ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्वतंत्र, आज़ाद। और जब ly जुड़ जाएगा इसके साथ तो ये हो जाएगा एडवर्ब फ्रीली। और जैसा मैंने आपको बताया, एडवर्ब का काम है किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताना। तो इसका क्या अर्थ निकला? शी रोम्ड हेयर एंड देयर इन द हाउस फ्रीली। वह घर में यहाँ वहाँ आज़ादी से घूमी। She went into the kitchen and ate some bread। ये भी दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। शी वेंट इनटू द किचन, वह किचन के, रसोई के अंदर गई। एंड एट सम ब्रेड, और उसने थोड़ी ब्रेड मतलब कि रोटी खाई, और ये ईट की सेकंड फॉर्म है। देन शी वेंट इनटू द बेडरूम, फिर वह बेडरूम में गई। एंड गॉट ऑन टू द सॉफ्ट बेड, गेट इनटू मतलब चढ़ जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। गॉट ऑन टू द सॉफ्ट बेड, और वो मुलायम बेड पर, गद्दे पर चढ़ गई। उस मुलायम बेड मतलब बिस्तर, मुलायम बिस्तर पर चढ़ गई। एंड रिलैक्स्ड, और उसने आराम किया। रिलैक्स मतलब आराम करना, और उसने रिलैक्स किया और उसने आराम किया। आगे देखिए।
देन शी वेंट अप द स्टेयर्स टू द रूफ ऑफ द हाउस। क्या अर्थ हुआ? देन शी वेंट अप द, अप का मतलब होता है ऊपर, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ। देन फिर शी वेंट अप द स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से ऊपर गई। टू द रूफ, छत पर। ऑफ द हाउस, घर की। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? देन शी वेंट अप द स्टेयर्स टू द रूफ ऑफ द हाउस, फिर वह सीढ़ियों से घर की छत पर गई। रूफ का मतलब होता है छत। शी वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश थी। देयर, वहाँ। इंजॉइंग द कूल ब्रीज, कूल ब्रीज का मतलब होता है ठंडी हवा। वह बहुत खुश थी, वह वहाँ बहुत खुश थी। इंजॉइंग द कूल ब्रीज, और वो आनंद कर रही थी ठंडी हवा का। आगे देखिए। सडनली द शीप स्पॉटेड अ वुल्फ स्टैंडिंग नियर द गेट। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। स्पॉट का मतलब होता है दिख जाना, कोई चीज़ नज़र आ जाना, सेकंड फॉर्म में स्पॉटेड। और वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया। सडनली, अचानक। द शीप स्पॉटेड अ वुल्फ, अचानक भेड़ ने वुल्फ को, भेड़िए को देखा। स्टैंडिंग, खड़ा हुआ देखा। नियर द गेट, दरवाजे के, गेट के पास। ही कुड नॉट एंटर द हाउस बिकॉज द गेट वॉज लॉक्ड। दोस्तों इस वाक्य में देखिए कुड के साथ नोट लगाया गया है। और कुड का प्रयोग कब किया जाता है? जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम किसी भी तरह की संभावना को, पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं। और ऐसे वाक्यों में आप देखेंगे वाक्यों की टेल पर ज़्यादातर जो सेंटेंस है वो सका, सकी, सके, पाया, पाई पर ख़त्म होंगे। जैसे मान लीजिए, और इस तरह के जो वाक्य हैं वो अफर्मेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी। तो ये नेगेटिव वाक्य है और यहाँ पर नेगेटिव है तो नॉट का यूज़ किया गया और कुड के और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। ही कुड नॉट एंटर द हाउस, वह घर में प्रवेश नहीं कर पाया। क्योंकि बिकॉज द गेट वॉज लॉक्ड, क्योंकि जो गेट था, दरवाज़ा था, वो लॉक्ड था। तो दोस्तों कुड के बारे में मैंने आपको बताया। कुड का इस्तेमाल जब किया जाएगा जब वाक्यों के टेल पर सका, सकी, पाया, पाई जैसे शब्द होंगे। और इस तरह के जो वाक्य हैं वो अफर्मेटिव में भी होते हैं, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 2-3 वाक्य देना चाहूँगा, आप ज़रूर उनको ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं। पहला वाक्य आप नोट कर लीजिए, मैं उसकी मदद कर पाया। मैं उसकी मदद कर पाया। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं उसकी मदद कर सका या फिर मैं उसकी मदद कर पाया। दोनों का जो आंसर है वो सेम ही होगा क्योंकि दोनों की जो मीनिंग है वो एक है। अगला वाक्य नोट कर लीजिए, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया या फिर मैं उसकी मदद नहीं कर सका। तो दोस्तों मैंने आपको 2 वाक्य दिए हैं, दोनों ही वाक्यों में कुड का प्रयोग किया जाना है, तो आप इनको ज़रूर बनाएं, ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं। चलिए आगे देखिए। एट द फर्स्ट साइट, साइट का मतलब होता है नज़र। एट द फर्स्ट साइट, पहली नज़र में। द शीप गॉट स्केयर्ड, जो शीप थी, जो भीड़ थी वो डर गई। दोस्तों स्केयर्ड एडजेक्टिव है और देखिए यहाँ इस एडजेक्टिव को वर्ब बनाया गया है। तो ये चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है कि जब हम किसी एडजेक्टिव को सिंपल के वाक्यों में यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट, तब हमें उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने होते। अब जैसे मैं इसको समझाने के लिए 1-2 वाक्य बनाता हूँ। मान लीजिए आप वाक्य बनाते हैं ही वॉज स्केयर्ड या ही इज़ स्केयर्ड, तो तब हमें सिर्फ एडजेक्टिव को सिंपली यूज़ करके वाक्य को बना सकते हैं। लेकिन जब हम इस एडजेक्टिव को ऐसे वाक्यों में प्रयोग करेंगे जहाँ पर इसको हम वर्ब की तरह प्रयोग कर रहे हैं, तब हमें एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो सपोर्टिंग वर्ब के रूप में हमें गेट का यूज़ करना होगा स्केयर्ड के साथ। तो गेट स्केयर्ड का मतलब हो जाएगा डर जाना, भयभीत हो जाना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो गेट की सेकंड फॉर्म का यूज़ यहाँ पर किया गया गॉट। तो क्या अर्थ हुआ? तो इस बात को आप नोट करें कि जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तब आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ वहाँ पर करना होता है। एट द फर्स्ट साइट, पहली नज़र में। द शीप गॉट स्केयर्ड, भेड़ डर गई। बट लेकिन वैन शी रियलाइज्ड, रियलाइज का अर्थ क्या होता है? किसी बात का बोध होना, जिसे ये भी कहते हैं एहसास होना। सेकंड फॉर्म रियलाइज, ये पास्ट का वाक्य है। बट वैन शी रियलाइज्ड, लेकिन जब उसको एहसास हुआ दैट कि द गेट वॉज लॉक्ड, तो क्या अर्थ हुआ कि बट वैन शी रियलाइज दैट द गेट वॉज लॉक्ड, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि जो गेट है वो लॉक्ड है, बंद है। शी लाफ्ड एट द वुल्फ, वे भेड़िए पर हंसी। एंड फॉरगॉट ऑल फियर्स, और वो सारे डर भूल गई। फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है ये फॉरगॉट। फॉरगेट मतलब होता है भूल जाना। आगे देखिए। द वुल्फ सैड, भेड़िए ने कहा। डियर शीप, प्यारी भेड़। यू कैन लाफ टुडे, आज तुम हंस सकती हो।
बिकॉज क्योंकि यू आर एट ए हायर पोजिशन, क्योंकि आप एक ऊंची स्थिति में हो, देन मी मुझसे। और दोस्तों यदि मैं इस वाक्य के बारे में बात करूं तो ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जिन वाक्यों में इज, एम, आर का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है, और इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दें कि जब हम कोई तुलना करते हैं किसी व्यक्ति से दूसरे की, तो वहाँ पर देन का प्रयोग किया जाएगा। उसकी स्पेलिंग होती है THAN। एक और देन होता है THEN, उसका मतलब होता है तब, लेकिन ये वाला जो देन है उसकी स्पेलिंग होती है THAN। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द वुल्फ सेड, भेड़ी ने कहा, डियर शीप, प्यारी भेड़, यू कैन लाफ टुडे, आज तुम हंस सकती हो, बिकॉज क्योंकि यू आर एट ए हायर पोजिशन देन मी, क्योंकि आप मुझसे ऊंची स्थिति में हो, एंड आई कैन नॉट कम अप, और मैं ऊपर नहीं आ सकता। इट इज़ नॉट योर करेज। और दोस्तों COURAGE आप इसे नोट कर लें। करेज नाउन है जिसका मतलब होता है बहादुरी, साहस। तो उसने क्या, या साहस, तो उसने क्या कहा? इट इज़ नॉट योर करेज, ये तुम्हारी बहादुरी नहीं है, ये तुम्हारा साहस नहीं है। दैट मेक्स यू लाफ, जो तुम्हें हंसवाता है, जिससे तुम हंसती हो। बट इट इज़ द वैल्यू ऑफ द पोजिशन, बल्कि ये स्थिति का महत्व है। दैट मेक्स यू फियरलेस, जो तुम्हें फियरलेस बनाता है। और दोस्तों फियरलेस को आप नोट कर लीजिए। फियरलेस का मतलब होता है निर्भीक, निडर, जिसको हम कह सकते हैं। और ये एडजेक्टिव है FEARLESS, फियरलेस मतलब निडर। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा कि ये तुम्हारा करेज नहीं है, साहस नहीं है, दैट मेक्स यू लाफ, जिससे तुम हंसती हो। बट इट इज़ द वैल्यू ऑफ द पोजिशन, बल्कि ये स्थिति है उस मतलब ये महत्व है उस स्थिति का, दैट मेक्स यू फियरलेस, जो तुम्हें निडर बनाता है। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। और मैं समझता हूँ कहानी का जो मॉरल है आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि जो मॉरल है वो यही बताने की कोशिश की जा रही है कि जो स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का छोटा सा प्रयास भी आपको पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों उसके अलावा मैं यहाँ बताना चाहूँगा, आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट मुझे मिलते हैं, और आप लोगों के कमेंट से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जो आपके कमेंट होते हैं वो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस समटाइम आई गेट मैनी कमेंट्स वेयर पीपल आस्किंग मी, सर हाउ कैन वी इम्प्रूव English speaking, right? I mean, how can we learn English speaking? So guys, I have told multiple times there are 2-3 activities which you always have to do. First of all, get into the habit of reading English newspaper and English books, because when you read them daily, what will happen? It will definitely improve your communication skills, and apart from this you will be able to improve your pronunciation, plus you will also have good clarity over your language. And apart from this, you should try to speak English as more as possible. First of all, you should start from this activity, whatever you think in your mind, try to think that in English and try to translate that sentence in your mind. Then what will happen? Slowly you will see that you are able to translate small sentences, and after that just start using them in your conversation when you are talking to someone. Then try to speak and try to say those lines or those sentences in English. And when you keep on practicing, I'm sure one day you will be very fluent. I hope that what I'm telling you, you take it seriously, and just believe in yourself, be confident, and start speaking in English. Thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.